कृष्णा अग्रवाल ने पूछा है ओमिटेड चैप्टर। आपके हिस्ट्री की बात करते हैं हम, अभी हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो आपको हिस्ट्री के बारे में बता देते हैं। हिस्ट्री में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टार्टिंग चैप्टर्स हैं, यही तीनों चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं एंड रिमेनिंग चैप्टर्स एक्सक्लूड है। क्लियर? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फ्रेंच, रशिया एंड जर्मनी, these three chapters will evaluate in your exam and except chapter जो भी इसमें है वो सब आपके omitted है, right? चलिए अब सब पढ़ेंगे और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बहुत ध्यान से सुनेंगे। हम इस चैप्टर को दोबारा ले रहे हैं, इट मीन्स कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर होना चाहिए। पेरिस में 14 जुलाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट थी और सब लोग बहुत ही अलार्मिंग पोजीशन में थे। यू नो द मीनिंग ऑफ अलार्मिंग? अलार्मिंग मीन्स बहुत ही सचेत अलर्ट पोजीशन में थे और उन लोगों ने एक र्यूमर सुन लिया था और वो र्यूमर ये था, द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। कि जो किंग है लुइस 16, उसने ट्रूप को मीन सेना को ये ऑर्डर दे दिया है कि वो पेरिस में जाकर लोगों को शूट करें। Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the city. Rumor ये हो गया था कि ओपन फायर किया जाएगा लोगों पर। Students, there is a information to all of you. एक information है students, कल कोई टेस्ट नहीं है आपका, there is no assessment. On Monday को कैलाश फेयर हॉलीडे है, तो whatever the further decision taken by your school, you will get it, right? तो आपका 3 days का भी हॉलीडे है, सैटरडे, संडे एंड मंडे। एंड नेक्स्ट क्लास आपका ट्यूसडे को होगा और जो भी टेस्ट से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। बट ड्यूरिंग दैट पीरियड जब आपका हॉलीडे है, आप अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लीजिए, राइट? हो सकता है अगर आपका टेस्ट बाद में हो तो उसमें एक और चैप्टर इंक्लूड हो जाए जो रनिंग चल रहा है, तो इसलिए अब आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। शायद अहमद, हमने ये कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आपके इंक्लूड हैं। रिमेनिंग चैप्टर्स जो हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, फ्रेंच, जर्मन एंड रशिया, ये तीनों आपके एग्जाम में आएंगे। हमने ये बोला है। इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं, है ना, वो आपके ओमिटेड हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई डाउट तो नहीं है सिलेबस को लेकर? हिस्ट्री में आप टिक लगा दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आ रहे हैं, इसीलिए हम फ्रेंच पढ़ा रहे हैं आपको। क्लियर? ओके, नाउ वी स्टार्ट। अभी स्टार्ट करें या कोई क्वेरी है? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका र्यूमर क्या था? र्यूमर ये था कि लोगों को लग रहा था कि किंग ने प्रूफ को ये ऑर्डर कर दिया है कि वो पेरिस सिटी में आ जाए और लोगों के ऊपर ओपन फायर करे। तो 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia.
तो लोगों ने ये सोचा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, दे गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल और उन्होंने डिसाइड किया कि हम पीपल्स मिलिशिया बनाएंगे। मिलिशिया मीन्स होता है नागरिक सेना, है ना। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को मिलिट्री के फॉर्म में आ जाएंगे, माने खुद वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, खुद लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, खुद मिलिशिया फॉर्म करेंगे। They broke into a number of government building in search of arms. तो मिलिशिया के लिए क्या जरूरत होती है? आर्म्स की। तो उन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ फोड़ दिया, बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें हथियार चाहिए थे, आर्म्स। उन्हें लग रहा था कि वहां पर बहुत सारे आर्म्स हैं, तो इसलिए और उन्होंने आर्म्स की तलाश में, सर्च ऑफ आर्म, बिल्डिंग्स को डिमोलिश कर दिया। फाइनली क्या हुआ? कुछ लोगों का एक ग्रुप ईस्टर्न सिटी की तरफ चला गया, जहां पर वेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन थी, है ना। वेस्टाइल जो है एक्चुअली वो पहले एक फोर्ट्रेस था, लेकिन किंग ने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? प्रिजन में कन्वर्ट कर दिया था। और इसलिए क्योंकि वहां पर बहुत सारे प्रिजनर्स को रखा जाता था, तो लोगों ने ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी की तरफ उन्होंने मूव ऑन किया और फोर्ट्रेस प्रिजन को स्टॉर्म कर दिया। स्टॉर्म का मतलब उस पर धावा बोल दिया, उसे लूट लिया, तोड़फोड़ कर दी। और वहां पर होर्डेड एम्यूनेशन, इसमें एक वर्ड है, इट मींस कि बहुत सारा गोला बारूद उसमें जमा था, उसको उन्होंने लूट लिया, ले लिया। In the armed fight that followed, the commander of the Vestal was killed. वेस्टाइल की कमांडर जो था उसको मार दिया, प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया। और वेस्टाइल जो है, वेस्टाइल एक बहुत ही सिंबल था उनके लिए, डिप्लोमेटिक सिंबल था। उन्हें लगता था कि ये किंग की डेस्पोटिक पावर को बिलोंग करता है, यानी कि किंग जो डिक्टेटरशिप दिखाता है, तो वेस्टाइल जो है वो एक डिक्टेटरशिप सिंबल बन गया था उनके लिए। So they want to demolish it. The fortress was demolished. Demolish word मैं बार-बार यूज कर रही हूँ, खत्म कर देना, तोड़फोड़ कर देना, तोड़। और उसको तोड़ने के बाद, उसको डिमोलिश करने के बाद, उसके जो फ्रेगमेंट पार्ट थे, यानी कि टूटे हुए जो पार्ट थे, उन्हें बाजार में सेल आउट कर दिया गया, उन्हें बेच दिया गया उन लोगों को, those who want to keep as a memory of destruction, जो उस डिस्ट्रक्शन की मेमोरीज को अपने साथ रखना चाहते थे, वो विश टू कीप अ सवनायर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। सवनायर का मतलब यहाँ पर होता है स्मृति चिन्ह, है ना, यादगार के तौर पर, कि उन्हें याद रहे कि उन्होंने कभी वेस्टाइल को डिमोलिश किया था, बिकॉज वेस्टाइल वाज अ सिंबल ऑफ डेस्पोटिक रूल ऑफ किंग इन फ्रांस। क्लियर? र्यूमर का मीन्स होता है अफवाह, है ना, कहते हैं ना र्यूमर्स मत फैलाओ, अफवाहें। उसके बाद बहुत सारे रायोट्स फ्रांस में हुए, पेरिस में हुए। रायोट्स मीन्स दंगे, है ना, लड़ाइयाँ हुई। कंट्री साइड में भी बहुत सारी, मतलब रूरल एरियाज में भी, शहरों में भी। और जो लोग थे वो इस बात पर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो उस समय में लैक ऑफ ग्रेन्स था, लैक ऑफ वीट था, वीट फ्लावर बहुत महंगा था, ब्रेड जो था वो बहुत महंगा था, तो लोग इस चीज के लिए वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अगर हमारे जो हिस्टोरियंस की बात करें, तो फिर उसमें ये दिखाई देता है हमें कि एक्चुअली ये एक फर्स्ट सिंबल था दैट पीपल वर, फ्रेंच सोसाइटी वर वेरी फेड अप ऑफ दैट सिस्टम। वो बहुत ओवरबर्डन्ड हो चुके थे, ठीक है, और वो चाहते थे कि किंग जो है उसको निकाल दिया जाए, जो फ्रांस है उसको रिपब्लिक बनाया जाए, डेमोक्रेटिक बनाया जाए, डिक्टेटरशिप को खत्म कर दिया जाए। इसलिए लोग जो है वो अपनी तैयारी कर रहे थे। तो जो स्टॉर्मिंग ऑफ वेस्टाइल है, स्टॉर्मिंग ऑफ वेस्टाइल जो है वो एक इवेंट है, इस बात का इवेंट है कि अब उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई है,
अब उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, अब वो किंग के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी। वेस्टाइल तो एक शुरुआत थी, एक स्टार्टिंग पॉइंट है वो। क्लियर स्टूडेंट? जितना भी मैंने अभी आपको यहाँ पढ़ाया आपको क्लियर हो रहा है? आपको कुछ भी फ्रांस के बारे में एक इंट्रोडक्शन आपको मिल गया कि एक्चुअली वहाँ हुआ क्या था और प्रॉब्लम क्या थी, है ना? Yesterday I told you about the introduction of the France. Now we move on topic wise. But if you have any doubt, you can ask to chat. कोई डाउट नहीं है? ये ऐसा क्यों होता है कि 30 अराउंड स्टूडेंट्स होते हैं और वो धीरे धीरे 25, 24 रह जाते हैं? Some are regular in my class, but some are not. चलिए आगे पढ़ें, आगे बताएं आपको कि कैसे पॉसिबल हुआ ये रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का ये तो अभी आपने बस एक साइन देखा है, एक छोटा सा एक पार्ट है, लेकिन बहुत लंबी लड़ाई उन लोगों ने लड़ी है। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी क्या थी वो हमने आपको बता चुके हैं कि फ्रेंच सोसाइटी किस तरह डिवाइडेड। ठीक है, in 1774 Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. फ्रांस की राजगद्दी पर वो बैठते हैं। ठीक है, आप में से मैं किसी एक को अगर अनम्यूट करूं तो वो फर्स्ट पैराग्राफ रीड करेगा। Is there anyone is interested? बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किए हैं। ओके, कौन करना चाहता है? सबसे ज्यादा अच्छा कौन पढ़ता है? रीडिंग किसकी बहुत अच्छी है? जिसका क्लियर होगा। मी कौन है? ये मुस्कान गुप्ता। ओके मुस्कान, चलो आपको ट्राई करते हैं हम। ठीक है, फिर हम इससे क्या होगा, सारे बच्चे सुनेंगे और लाइन टू लाइन सबको क्लियर होगा और मैं एक्सप्लेन भी करती जाऊँ। अनम्यूट किया है मैंने मुस्कान आपको। यस मैम। ओके, रीड करिए। ओके मैम। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. Upon his accession, the new king found an empty treasury. Long years of war had drained the financial resources of France. अब रुक जाइए मुस्कान, Yes, थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ओके, देखिए, जो लुइस 16 थे वो 20 इयर्स ओल्ड थे बेटा, और उनकी जो शादी मैरिज हुई थी वो ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस से हुई थी। लेकिन मेन बात क्या है उसे अंडरलाइन कीजिए कि जब जो न्यू किंग थे, जब वो आते हैं अपने थ्रोन पर और संभालते हैं राजगद्दी, तो उन्हें क्या मिला? एम्प्टी ट्रेजरी, माने जो राज स्टेट का जो ट्रेजरी थी, जो खजाना था, वो पूरी तरह से खाली था। खाली क्यों था? उसका रीजन सैस के साथ दिया है, बिकॉज फ्रांस इन्वॉल्व इन द वॉर, सो ऑल द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस हैड ड्रेन्ड। सारे फ्रांस फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो थे, जो पैसा था, वो ड्रेन आउट हो चुका था, खत्म हो चुका था, बिकॉज फ्रांस इन्वॉल्व इन द वॉर since a very long period, right? इतना क्लियर हो गया बेटा सबको? yes ma'am. ओके, चलिए मुस्कान कंटिन्यू कीजिए। Yes ma'am. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. The war added more than $1 billion livres to our debt that had already risen to more than 2 billion livres. Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans. So the French government was
एक मिनट भैया, अब इसमें क्या हुआ था इसको जरा क्लियर कर लीजिए कि लड़ाई या फिर वॉर कौन सा था। देखिए, सबसे पहली बात फर्स्ट नंबर पर क्या है कि जो वर्सलीज है, वर्सलीज वो जगह है, वो प्लेस है जहां पर ये किंग का पैलेस है, पैलेस। तो जो पैलेस है, जो कोर्ट है, जो महल है, उसको मेंटेन करने के लिए खर्चे बहुत हैं, एक्स्ट्रावेगेंट है ना, बहुत ज्यादा खर्चे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं उसको मेंटेन करने के। फिर लुइस 16 जो है, वो जो फ्रांस उन्होंने देखा, फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज। फ्रांस जो है वो अमेरिका की 13 कॉलोनीज को हेल्प कर रहा था ब्रिटेन से, उनसे ब्रिटेन से लड़ने में। क्या है कि ब्रिटेन ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज बना रखी थी, 13 इस कंट्रीज को अपने कंट्रोल में कर रखा था। तो फ्रांस जो है वो अमेरिका को हेल्प कर रहा था उस वॉर में, क्योंकि फ्रांस का भी जो एनिमी है वो ब्रिटेन था उस समय, और अमेरिका का भी। तो फ्रांस हेल्प कर रहा था, तो फ्रांस में जितने भी पैसा था, फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, वो धीरे धीरे खत्म हो गए, और वॉर ने फ्रांस को डेट मीन्स कर्ज में फंसा दिया। एक बिलियन का कर्ज होते होते वो 2 बिलियन का कर्ज हो गया, और जो लोग लोन दे रहे थे अब उन्होंने इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा चार्ज करना स्टार्ट कर दिया था। तो जो फ्रेंच गवर्नमेंट है वो अपना बजट मेंटेन नहीं कर पा रही थी, और बहुत सारा पैसा जो है वो इस इंटरेस्ट को देने में खर्च हो रहा था। अब रेगुलर एक्सपेंसेस ही बहुत थे, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज, ये सारी चीजों के खर्चे इतने थे कि जो आपके किंग था लुइस 16, वो बेचारा मजबूर हो गया कि टैक्सेस बढ़ा दिए जाए, और फिर तो उसकी कहानी आपको पता ही है। ठीक है, तो कंटिन्यू कीजिए। Yes, ma'am. So the French government was obliged to spend an increasing obliged percentage obliged the French obliged government was obliged, हाँ, obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone to meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities. The state was forced to increase taxes. Yet, even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into three estates, and only members of the third estate paid taxes. The ओके डन, society बस 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 बस, है ना। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मुस्कान, अब अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, मैं आयुष को भी दूंगी, अभी चांस देती हूँ। आयुष बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, ओके। बट आप मुझे ये बताइए, अभी तक जितना भी पढ़ाया गया और जो भी एक्सप्लेन किया गया वो आपको समझ में आया? समझ में आया स्टूडेंट्स? अब मुस्कान के अलावा और बच्चों से पूछ रहे हैं हम। ओके ओके, सबको समझ में आ रहा है, राइट, वेरी गुड। अब मैं लास्ट की लाइंस आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये सारी चीजें काफी नहीं थी कि टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए। फ्रेंच सोसाइटी जो थी 18th सेंचुरी के, मैं आपको बता चुकी हूँ कि ओनली थर्ड स्टेट हैव टू पे देयर टैक्सेस। सिर्फ थर्ड स्टेट जो है वो टैक्सेस पे करती थी। तो इट्स नॉट सफिशिएंट कि एक ही आप कम्युनिटी से टैक्सेस लेते रहेंगे और आपके आपके एक्सपेंसेस क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और जो सोसाइटी थी उस समय वो फ्यूडल सिस्टम थी। मैंने आपको बताया था व्हाट इज फ्यूडल सिस्टम, कि बहुत सारी किंग जो है वो वॉर में जो जो लोग हेल्प करते थे किंग को, किंग उन लोगों को लैंड पीस दे दिया करते थे। The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. अंडरलाइन कर लीजिए, ओल्ड रेजिम का मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओल्ड रेजिम। तो ओल्ड रेजिम मीन्स होता है वो सोसाइटी जो 1789 से पहले थी, उस फ्रेंच सोसाइटी को ओल्ड रेजिम वर्ड बोला जाएगा। ओल्ड रेजिम जब भी डिफाइन करने के लिए आएगा आप यही डेफिनेशन लिखेंगे, used to describe the society and institution of France before 1789. Clear?
नाउ क्लियर? आयुष तिवारी से एक पढ़वा लें, बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं आयुष। चलिए आयुष को चांस दे देते हैं। ओके आयुष, unmute yourself and start reading second paragraph. Figure 2 shows the system of e-states in French society was organized. Peasants made up about 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by nobles, the church, and the other rich members of the third e-state. The member of the first two e-states, that is, the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. The most important of these exemption from paying taxes to the state. The nobles further enjoyed feudal privileges. These included feudal dues, which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army, or to participate in building roads. Okay, done. अभी रुक जाइए, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, इसमें फ्रेंच सोसाइटी के बारे में बताया गया, राइट? कि जो कॉमन पीपल हैं वो कितने परसेंट हैं, क्लर्गीज, नोबल्स कितने परसेंट हैं, ठीक है? और इसमें जो मेन बात बताई गई, आप उसे देखिए कि जो लैंड है वो बहुत कम लोगों के पास था. ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टीवेट. 60% जो लैंड था वो नोबल्स और क्लर्गीज के कंट्रोल में था, चर्च के कंट्रोल में था, रिच मेंबर्स के कंट्रोल में था. जो थर्ड एस्टेट के जो रिच लोग हैं, थोड़ा बहुत लैंड उनके पास भी था. द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू एस्टेट, जो क्लर्गीज और नोबल्स थे, उन्हें सारे प्रिविलेजेस मिले हुए थे. आपको पता ही है ये बात. वो बाय बर्थ उनको प्रिविलेजेस मिल जाते थे, टैक्सेस वो देते नहीं थे, ठीक है? और जो पीजेंट्स हैं उनको भी फोर्स किया जाता था बाय द लैंडलॉर्ड्स, नोबल्स, क्लर्गीज कि वो उनके घरों में काम करें, उनकी फील्ड में काम करें, और आर्मी में काम करना, उन्हें सर्विस देनी होती थी, या कंस्ट्रक्शन वर्क में भी उन्हें सर्विस देनी होती थी. मीन्स जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उनसे लेबर भी बहुत कराई जाती थी और टैक्सेस भी उन्हीं से लिया जाता था. क्लियर हो गया बेटा? कुछ ऐसा तो नहीं है जो नहीं हुआ हो किसी को? जितने भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, एवरीवन इज अंडरस्टैंड? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है. ओके. Some students are very regular to interact with us, but some students are not. अब मैं आप लोगों को बाय नेम कॉल किया करूंगी कि ये स्टूडेंट मुझे आंसर करे, ठीक है? अगर सब लोग आंसर नहीं करेंगे तो हम बाय नेम कॉल करेंगे कि आप लोग हमें आंसर करें ना. राधिका गोयल, मोहित चौहान, हर्षित अग्रवाल, आप लोग बताइए, आप लोगों को क्लियर हुआ है? अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो बताइए. 3 minutes आर रिमेनिंग देयर, तो फिर आपकी क्वेरीज हम ले सकते हैं, एक दो. ओके, कोई क्वेरी नहीं है. बट आफ्टर 3 days, 3 दिन का आपका हॉलीडे है बेटा. आप फ्रेंच रेवोल्यूशन जहां तक हमने पढ़ाया है आप उसे जरूर रीड करेंगे. और जब भी अगर ट्यूसडे को हमारी क्लास आपके साथ होती है तो आई टेक योर ओरल रिवीजन टेस्ट, मैं लूंगी. और ये मैं उन बच्चों से पूछूंगी जो इंटरेक्ट नहीं करते, तो वो बच्चे बिल्कुल अवेयर रहें. और अटेंडेंस सबकी कंपलसरी है उस दिन, ठीक है? अभी जिन बच्चों के हमने नाम लिए हैं, विच चैप्टर अभी हमने जो पढ़ा फ्रेंच, हम जो रनिंग में है ना, आपका जितना भी टॉपिक हमने क्लियर कर दिए, ठीक है? और वो स्टूडेंट्स तैयार रहें जो हम अभी तक आंसर जिन्होंने एक बार भी नहीं किया है. आई हैव अटेंडेंस टू ऑल ऑफ यू, तो इसलिए सबका कंपलसरी है, ठीक है?
ओके, अभी मैं नया टॉपिक इसलिए नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें टैक्सेस के बारे में है। तो मैं जब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे को, तब हम इसे लेंगे। अभी तक के लिए आपके लिए कंप्लीट है, इसको आप पढ़िएगा, ठीक है। मोहित चौहान, यस कहिए। मोहित चौहान, आपने हैंड रेस किया है, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं। ई स्टेट और सेकंड ई स्टेट और थर्ड ई स्टेट के लोगों के बारे में पूछना था। देखिए, जो फर्स्ट एस्टेट है, इसको हम स्टेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एस्टेट। जो फर्स्ट एस्टेट है उसमें एक वर्ड है क्लर्की। क्लर्की मीन्स होता है आपका जो रॉयल फैमिलीज के लोग हैं, है ना, जो रॉयल फैमिलीज में किंग के रिलेटिव्स, किंग के साथ के लोग, है ना, वो लोग। सेकेंड है आपका नोबल्स। नोबल्स भी जो कोर्ट में काम करते हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो बहुत रिच हैं, ठीक है, उन लोगों को नोबल्स में रखा गया। और जो थर्ड कैटेगरी है, थर्ड एस्टेट, उसमें कॉमन पीपल हैं। कॉमन मीन्स कि पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, आपके लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, ठीक है, जो कॉमन पीपल है। उसमें कुछ लोग रिच हैं थर्ड स्टेट में भी, पर जो मैक्सिमम, जो थर्ड स्टेट का जो 90% पॉपुलेशन है, वो मिडिल क्लास लोग हैं, पुअर लोग हैं, सर्विसमैन हैं, जो सर्विस करते हैं, जिनके पास जमीनें नहीं हैं, जो दूसरों के लैंड पर काम करते हैं, ये उस तरीके के लोग। क्लियर मोहित? आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल। फ्रेंच सोसाइटी अब सबको क्लियर हो गई होगी। आपकी बुक में चार्ट भी बना हुआ है, ठीक है ना। बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिसर्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिजन, स्मॉल पीजेंट्स, ये सारे लोग जो हैं वो थर्ड स्टेट में आते हैं। फर्स्ट टू स्टेट्स में बहुत कम पोर्शन, बहुत कम नंबर ऑफ पॉपुलेशन है ना, लेकिन जो फैसिलिटीज हैं, जो राइट्स हैं, वो सबसे ज्यादा उनको मिलेंगे।